गुड आफ्टरनून बच्चों। तो लास्ट गुड आफ्टरनून बेटा। लास्ट लेक्चर में हमारा चल रहा था ऑपरेशंस मैनेजमेंट की प्रॉब्लम्स वगैरह हो गई थी। आई थिंक हमारा ड्यूटीज, रिस्पॉन्सिबिलिटीज, ऑब्जेक्टिव्स और इतना सब हो गया था। नीड और इम्पोर्टेंस से लेना था ना मैम। 2 मिनट वेट कर लीजिए, 2 लोग ही हैं अभी। ओके चलो वेट कर लेते हैं। 2 मिनट वेट करेंगे बस, इससे ज्यादा नहीं, ठीक है? ओके मैम। आई थिंक अब स्टार्ट करना चाहिए, ठीक है? तो यस मैम, यस। हाँ, लास्ट लेक्चर में हमारा इतना हो गया था। अब इम्पोर्टेंस से बात करते हैं। ऑपरेशंस मैनेजमेंट की क्या इम्पोर्टेंस है? कुछ बेसिक से पॉइंट्स होते हैं जिनके थ्रू हम ऑपरेशंस मैनेजमेंट की इम्पोर्टेंस को पढ़ सकते हैं। सबसे पहला और वही सारी ही होते हैं जिसका डायरेक्ट इफेक्ट किस पर पड़ता है? हमारी मैन्युफैक्चरिंग पर, ठीक है? तो जो सबसे पहला है हमारा वो है ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन कैसे? हमारी ऑर्गेनाइजेशन जो होती है, एक सेकेंड रुको। हमारी जो और सॉरी बच्चों, जो ऑपरेशंस मैनेजमेंट का क्या होता है और ऑर्गेनाइजेशन पे बहुत ज्यादा ऑर्गेनाइजेशन पे इम्पोर्टेंस है। कैसे? क्यों? क्योंकि क्या होता है, जो भी बेसिक सबसे एक इम्पोर्टेंस की प्रॉफिट। प्रॉफिट की अगर बात करें तो प्रॉफिट कहाँ से जनरेट होता है? जो प्रोडक्शन हो रहा होता है, क्योंकि हम एक मैन्युफैक्चरिंग फर्म की बात कर रहे हैं। तो मैन्युफैक्चरिंग फर्म का जो प्रॉफिट मोटिव होता है, प्रॉफिट कहाँ से जनरेट होता है? जो भी वो फर्म प्रोड्यूस कर रही होती है, ठीक है? तो लिखा भी हुआ है यहीं पर। मेन कुछ रिसोर्सेज होते हैं जो ऑर्गेनाइजेशन ऑपरेशंस मैनेजमेंट के जो ऑर्गेनाइजेशन को इफेक्ट करते हैं। वो क्या है? मोर इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ स्कार्स ह्यूमन एंड मटीरियल रिसोर्सेज। स्कार्स मटीरियल रिसोर्सेज तो होते हैं, ह्यूमन रिसोर्सेज इस सेंस में कहा गया है कि हमारी फर्म जिस प्रोडक्ट या जिस टाइप के प्रोडक्शन के लिए स्पेशलाइज्ड है, क्या उस टाइप के वर्कर्स या एम्प्लॉयज या ह्यूमन रिसोर्सेज हमारे लिए अवेलेबल हैं? जरूरी नहीं है, क्योंकि स्कार्स रिसोर्सेज अगर नेचुरल रिसोर्सेज की स्कार्सिटी है, साथ ही साथ ह्यूमन रिसोर्सेज की भी है। हर एक पर्सन हर एक काम में एक्सपर्टीज नहीं है, ना ही स्पेशलाइज्ड है। तो ऐसे केस में जो हमें जिस चीज का स्पेसिफिक प्रोडक्शन चाहिए, वहां के पार्ट पर हम लॉस में आ सकते हैं। तो इस वजह से सबसे ज्यादा इफेक्टिव यूटिलाइजेशन होना चाहिए बोथ ऑफ द स्कार्स रिसोर्सेज, ठीक है, जिसमें ह्यूमन और मटेरियल रिसोर्सेज है। जो वर्क इन प्रोग्रेस इन्वेंट्री या वर्क इन प्रोसेस इन्वेंट्री वाली फेज होती है, उसमें बहुत ही कम से कम वक्त लगना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए इस टाइप का हमारा मैनेजमेंट होना चाहिए। सपोज कि ऐसा नहीं हो कि प्रोडक्ट का मैन्युफैक्चर हो रहा है, इन केस
पावर सप्लाई, पावर कट ऑफ हो गया या कुछ ऐसा हो गया कि हमारा जो प्रोडक्शन प्रोसेस है वो बीच में कहीं हैम्पर नहीं होना चाहिए, ठीक है, वो एक कंटिन्यूएशन प्रोसेस में चलते रहना चाहिए, ठीक है। इसीलिए लिखा है लोअर लेवल ऑफ वर्क इन प्रोसेस इन्वेंट्री, मींस वहां पे हमें कम से कम टाइम हमारा कंज्यूम होना चाहिए जिससे हमारा फिनिश गुड जल्द से जल्द रेडी हो, जिससे वो सेल के लिए मार्केट में जा सके। फिर बेटर रिस्पॉन्सिवनेस टू कंज्यूमर नीड्स, ऑब्वियस सी बात है, अगर हमारा जो भी प्रोडक्शन है इन टाइम है और बेस्ट अपना हमारा प्रोडक्शन मींस बेस्ट प्रोसेस के थ्रू हो रहा है प्रोड्यूस जो भी प्रोडक्ट या गुड्स या सर्विसेज है, तो इस केस में हमारी जो कस्टमर की नीड्स होंगी उनको हम अच्छी तरह से फुलफिल कर पाएंगे, ठीक है। लास्ट है द डिस्कवरी ऑफ हिडन कैपेसिटी। हिडन कैपेसिटी मींस जैसे जिस हिसाब से हमारी रिक्वायरमेंट्स होती है हम उस हिसाब से काम करते हैं। अगर हम लोग अगर हम इंडिविजुअली तुम लोग के मतलब एज ए स्टूडेंट किसी पर्टिकुलर तुम लोग की बात करें तो क्या होता है, तुम लोग बहुत अच्छे से अपनी परफॉर्मेंस शो कर सकते हो, बट वो मैक्सिमम परफॉर्मेंस तुम लोग अपनी तब यूज करते हो उस केस में जबकि तुम्हें खुद को उसकी रिक्वायरमेंट लगती है, और वो टाइम तब होता है जबकि एग्जाम टाइम होता है। अदरवाइज जितनी पढ़ाई एग्जाम में तुम टाइम में ड्यूरेशन में तुम लोग करते हो वो नॉर्मल कोर्स में भी कर सकते हो, कि नहीं कर सकते हो, ये फैक्ट है। लेकिन ज्यादा पढ़ाई रोज करने से बेहतर बच्चे क्या सोचते हैं कि एग्जाम से एक दो दिन पहले तो हम पढ़ ही लेंगे, जबकि बेस्ट तरीका ये होता है कि थोड़े पार्ट्स में करके हम रोज थोड़ी थोड़ी पढ़ाई करें, तो शायद उससे हमें चीजें ज्यादा रह जाएंगी, दिमाग में रहेंगी, और एट द टाइम ऑफ एग्जाम हमें सिर्फ और सिर्फ रिवीजन पे ध्यान देना पड़ेगा। सेम वही चीज है हिडन कैपेसिटी का मतलब कि हमें अपने सारे जो भी ह्यूमन रिसोर्सेज हैं सबको एक टाइम पे एक ही काम में लगा तो देना चाहिए, बट मान लो इन केस की कुछ एक एडिशनल कैपेसिटी अभी हमें अपने पास रखनी चाहिए कि इन केस अभी कभी कोई इमरजेंसी या कंटिजेंसी सिचुएशन फर्म को फेस करनी पड़े, उस केस में वो उन रिसोर्सेज से, चाहे वो मटेरियल रिसोर्सेज हो या ह्यूमन रिसोर्सेज हो, उनसे वो काम ले सकता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट एक कंपोनेंट होता है जो ऑपरेशन मैनेजमेंट की इंपॉर्टेंस को या सिग्निफिकेंस, हाँ इंपॉर्टेंस कहें या सिग्निफिकेंस कहें, ठीक है, एक ही चीज होती है, या यूटिलाइजेशन कहें, सेम चीज आएगी, ये मत सोचना कि बताया तो नहीं गया, ठीक। तो नेक्स्ट हमारा क्या है, कंज्यूमर। हमारा प्रोडक्शन किस टाइप का है या कैसा होना चाहिए, ये सब कुछ कौन तय करता है, हमारा कंज्यूमर। हमारा हम नहीं कह सकते, कंज्यूमर तय करते हैं। कंज्यूमर हमारा अभी नॉर्मल हम इसलिए नहीं कह सकते क्योंकि कोई जरूरी नहीं है अभी जो फर्स्ट टाइम यूजर है वही हमारा कस्टमर या कंज्यूमर भी बन पाएगा, क्यों, क्योंकि हो सकता है कुछ ऐसी प्रॉब्लम हो, जो भी वो पर्सन हो वो शायद हमारे प्रोडक्ट से सेटिस्फाई ना हो, तो वो हमारे प्रोडक्ट के लिए एंड यूजर नहीं बन सकता है, इस केस में वो हमारा कंज्यूमर नहीं है। लेकिन कंज्यूमर एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है ऑपरेशंस मैनेजमेंट के, इसलिए क्यों, क्योंकि अगर किसी भी कस्टमर की नीड किसी प्रोडक्ट को लेकर अगर उसी टाइम पर मींस लिखा है ना, अवेलेबल प्रोडक्ट्स आर अवेलेबल टू हिम एट राइट प्लेस राइट प्राइस राइट टाइम इन डिजायर्ड क्वांटिटी एंड ऑफ डिजायर्ड क्वालिटी, सही समय पर अगर कस्टमर की नीड्स या डिमांड्स को हम सेटिस्फाई कर पाएंगे, सिर्फ उस केस में क्या होगा, हमारा प्रोडक्शन बेस्ट कहलाएगा। तो ऑपरेशंस मैनेजमेंट के लिए कस्टमर भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्यों, क्योंकि हमारे प्रोडक्शन किस टाइप का ये कस्टमर के यूसेज परसेंटेज पर ही डिपेंड करता है। नेक्स्ट क्या है, इन्वेस्टर। हमारी फॉर्म में बहुत सारे ऐसा तो ये भी हो सकता है हमारी फॉर्म एक सोल प्रोप्राइटरशिप फॉर्म हो, या ये भी हो सकता है उसमें बहुत सारे इन लोगों ने अपना पैसा इन्वेस्ट कर रखा हो, बहुत सारे उसके शेयर होल्डर या स्टेक होल्डर हो। तो अगर हम चाहते हैं कि हमारी फॉर्म के लिए इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज एज इट इज बनी रहे, और तो हमें इस केस में क्या करना होगा, हमारे जो भी इन्वेस्टर्स हैं उनको हमें जो करेक्ट अमाउंट ऑफ रिटर्न या करेक्ट परसेंटेज ऑफ रिटर्न हमें उन्हें प्रोवाइड करना होगा, मीन्स रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट्स वो हमें उन्हें प्रोवाइड कराना होगा। अदरवाइज अगर हमारे इन्वेस्टर्स हाथ पीछे खींचेंगे तो हमारा प्रोडक्शन कहीं ना कहीं इफेक्टेड होगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट, सबसे शायद इंपॉर्टेंट पार्ट कहा जाए एम्प्लॉय। तुम्हारे पास रॉ मटेरियल है, स्पेस है, पैसा है, सब है, बट अगर तुम्हारे पास ह्यूमन रिसोर्स ही नहीं है तो शायद तुम्हारा प्रोडक्शन प्रोसेस कभी कंप्लीट नहीं हो सकता, क्योंकि विदाउट ह्यूमन रिसोर्स हम कुछ भी प्रोड्यूस कर ही नहीं सकते, इधर गुड्स और सर्विसेज, ठीक है। तो हमें ये जो भी हमारे ह्यूमन रिसोर्सेज या एम्प्लॉयज है या वर्कफोर्स है उसको हमें शो कराना होगा या फील कराना होगा दैट देयर जॉब इज सिक्योर, ठीक है।
they are getting best amount of wages या they are getting a handsome amount of incentives. अगर हम ऐसा उन्हें फील करा पाएंगे या रियलाइज करा पाएंगे शायद तब, और हमें उन्हें बेस्ट से बेस्ट वर्किंग कंडीशन या एटमॉस्फेयर, वर्किंग एटमॉस्फेयर प्रोवाइड कराना पड़ेगा, तभी वो अपनी जॉब से सेटिस्फाई होंगे। और तब अगर वो अपनी जॉब से सेटिस्फाइड है तभी वो अपनी बेस्ट परफॉर्मेंस परफॉर्म कर पाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट हमारे हैं सप्लायर। सप्लायर्स भी एक बहुत ज्यादा तो नहीं बट स्टिल कुछ लिटिल बिट इम्पोर्टेंट रोल ये भी प्ले करते हैं कि अगर हम सप्लायर को इन टाइम पेमेंट करेंगे शायद तभी वो हमारी रिक्वायरमेंट्स को भी विद इन टाइम, जब भी हमें जरूरत होगी विदाउट एनी डिले, हमारे पर्पस को फुलफिल कर पाएंगे। ठीक है, तो इसके लिए हमें भी ध्यान रखना होगा कि जैसा हम सप्लायर के साथ बिहेवियर रखेंगे इन द टर्म्स ऑफ, ऐसे कह सकते हैं इन द टर्म्स ऑफ प्रॉफिट, ठीक है, या इन द टर्म्स ऑफ पेमेंट, तो उसी केस में वैसा ही रिस्पांस हमें भी पलट के मिलेगा फ्रॉम द एंड ऑफ सप्लायर्स। नेक्स्ट क्या है, कम्युनिटी। कम्युनिटी बेसिकली हमारे पॉपुलेशन या हमारे कंज्यूमर से ही निकल कर आती है। कंज्यूमर अभी हम उसे नहीं कह सकते हैं, तुम लोग भी समझो, क्योंकि वो भी हमारे प्रोडक्ट के लिए एंड यूजर नहीं है, इसलिए हमने उसे क्या कम्युनिटी नाम दिया है। जो भी हमारा प्रोडक्शन हो रहा है उसमें किसी भी इस टाइप की कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए हमारे प्रोडक्शन में कि जो भी पब्लिक है या पॉपुलेशन है या जो भी कम्युनिटी है उसको हमारे प्रोडक्शन प्रोसेस से प्रॉब्लम हो। ये चीज वहां पे मैटर करती है जब हम बात करते हैं प्लांट लोकेशन की। हमारा प्लांट सपोज मेन सिटी में हमारा प्लांट लोकेटेड है, ठीक है, उस केस में जो हमारे जो भी जिस भी चीज की हमारे मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, अगर उससे जो भी वेस्ट प्रोडक्ट निकल रहा है या उससे हो सकता है सोसाइटी को पोल्यूशन की प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही हो, ऐसे केस में जो हमारी कम्युनिटी होगी वो हमारी प्लांट लोकेशन से अगर सेटिस्फाइड नहीं होगी, उसे हमारे प्लांट लोकेशन में प्रॉब्लम्स लगेगी। तो ये बट नेचुरल है कि जो हमारे फॉर्म से प्रोड्यूस प्रोडक्ट होगा या गुड्स या सर्विसेज होंगी जो उन्हें अवेलेबल कराई जाएंगी फॉर यूसेज, वो उससे भी सेटिस्फाइड नहीं होंगे और वो एक नेगेटिव रिमार्क छोड़ेंगे, ठीक है, जिसका हमारे प्रोडक्ट पर और हमारे प्रॉफिट पर, ठीक है, बहुत ही ज्यादा बुरा इम्पैक्ट आएगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारा नेशन है। नेशन को हम बेसिकली इसी कम्युनिटी के पॉइंट से ही रिलेट कर सकते हैं कि हमारा जो भी प्रोडक्शन प्रोसेस हो वो इस तरीके से हो कि वो जो भी जिस सराउंडिंग में हमारी फॉर्म सर्वाइव कर रही है उसको वो एक हेल्दी इन्वायरमेंट प्रोवाइड कर पाए बाय देयर प्रोडक्टिव नेचर। ठीक है, तो नेक्स्ट है हमारा प्रॉब्लम्स। प्रॉब्लम्स कह सकते हैं या लिमिटेशंस भी कह सकते हैं या बाउंड्रीज भी कह सकते हैं। ये वो चीजें हैं या ये वो क्राइटेरिया डायमेंशन है जिनसे आगे चल के या आगे बढ़ के ऑपरेशन मैनेजमेंट काम नहीं कर सकता है। तो क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं हमारे ऑपरेशन मैनेजमेंट से रिलेटेड? सबसे पहली हमारी प्रॉब्लम है प्रॉब्लम ऑफ द लोकेशन ऑफ द प्लांट। अभी हम लोग बात ही कर रहे थे, जो भी हमारी प्लांट लोकेशन है बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है। क्यों? क्योंकि अगर हमारी प्लांट लोकेशन से ही हमारा प्रोडक्ट निकल कर आता है, अगर हमारी इनिशियल स्टार्टिंग में ही प्रॉब्लम होगी, ठीक है, तो उस केस में हमारा जो आगे का पूरी प्रोडक्शन प्रोसेस है वो पूरी डैमेज होगी। ठीक है, और जहाँ पे जिस एरिया में हमारी प्लांट लोकेशन है या हमारा प्लांट लोकेटेड है, ये हमें ध्यान रखना होगा कि वो एरिया किसी भी तरीके से मेन सिटी में ना हो या फिर उसके आसपास जो भी पब्लिक रह रही है या जहाँ भी हमारा प्लांट है उससे जो भी हमारी इकोनॉमी है उसमें किसी टाइप का कोई भी प्रॉब्लम या कोई भी पोल्यूशन या इस टाइप का मतलब अनहेल्दी टाइप का कुछ भी नहीं होना चाहिए जिसका असर हमारी पब्लिक या हमारी कम्युनिटी को फेस करना पड़े। ठीक है, नेक्स्ट क्या है प्रॉब्लम ऑफ प्लांट लेआउट। अब हमारी प्लांट लोकेशन की तो बात सही हो गई कि प्लांट लोकेशन किस सिचुएशन या किस जगह पर हमारा प्लांट लोकेटेड है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा प्लांट लेआउट। जो हमारी प्रोडक्शन फैसिलिटी है उसका जो लेआउट है, लेआउट मीन्स जो भी हमारा प्रोडक्शन हो रहा है या जो भी मशीनरीज है वो क्या प्रॉपर वे में जो भी जिस भी टाइप के अनफोर्सीन सर्कमस्टेंसेस या जो भी बेसिकली नीड्स है प्रोडक्शन की वो उनसे फुलफिल उनको मीट आउट कर पा रही है प्लांट लेआउट हमारा। अगर ऐसा कुछ नहीं है तो उस केस में जो भी ओवरऑल प्रॉब्लम होगी वो फर्म को ही फेस करनी पड़ेगी और कहीं ना कहीं इन सब प्रॉब्लम्स का असर फर्म की प्रॉफिटेबिलिटी पर मैक्सिमम वे में इफेक्टेड होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है प्रोडक्ट डिजाइनिंग।
ऑब्वियसली बात है, हमारे प्रोडक्ट की डिजाइनिंग अगर अट्रैक्टिव नहीं होगी, कई बार ऐसा होता है। बहुत ही इसका एक बेसिक सा एक एग्जांपल देते हैं। किंडर जॉय का नाम सबने सुना होगा, सुन रखा है? बोलो बच्चों। यस मैम। हाँ, किंडर जॉय बेसिकली देखा जाए एक बहुत ही देखा जाए एक कॉस्टली प्रोडक्ट है, ठीक है। बहुत ही कम अमाउंट का उसमें इटेबल पोर्शन होता है। बाकी वो जनरली क्या होता है वो, लेकिन बच्चों के बीच वो बहुत ज्यादा फेमस है। शायद ही कोई ऐसा बच्चा होगा जो किंडर जॉय को ना जानता हो। क्यों? उसकी शायद डिजाइनिंग, उसकी पैकिंग, और वो जो क्वालिटी ऑफर कर रहे हैं, वो सर्विसेज क्वालिटी नहीं, वो जो सर्विसेज प्रोवाइड करा रहे हैं उसके साथ। जैसे अगर हम किंडर जॉय को जब ओपन करते हैं तो हमें उसमें एक प्लास्टिक का एक टॉय मिलता है छोटा सा। तो ये सारी वो चीजें होती हैं, ये वो फैक्टर्स होते हैं जो छोटे बच्चों को बहुत ज्यादा अट्रैक्ट करते हैं। अगर हम प्रॉपर बात की जाए तो किंडर जॉय का जो मेन सेगमेंटेड एरिया है वो किड्स है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं मेन मैटर करती है किंडर जॉय की डिजाइनिंग, करती है। शायद इसीलिए अगर तो ऑपरेशन मैनेजमेंट में एक बेसिक प्रॉब्लम वहां से भी जनरेट हो सकती है कि अगर हमारे प्रोडक्ट की डिजाइनिंग अप टू मार्क नहीं है तो शायद वो प्रोडक्ट हमारा कस्टमर्स या यूजर्स के बीच उतना पॉपुलर नहीं हो पाएगा, ठीक है। और इसका डायरेक्ट असर कहाँ आएगा? एक और चीज, जो भी है जितने भी पॉइंट्स हम पढ़ेंगे, ये सारा जितने भी प्रॉब्लम से रिलेटेड पॉइंट्स पढ़ेंगे, इनका डायरेक्ट असर किस पर पड़ेगा? फर्म की प्रॉफिटेबिलिटी और प्रोडक्टिविटी पर ही, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? प्रॉब्लम ऑफ इन्वेंट्री एंड प्रोडक्शन कंट्रोल। इन्वेंट्री हमने पहले भी बताया था, इन्वेंट्री हमारी 3 टाइप की होती है, रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस और फिनिश गुड्स। इन्वेंट्री पर भी हमें कंट्रोल रखना होगा, वेदर इट इज रॉ मटेरियल और फिनिश गुड्स। हम जो भी प्रोडक्शन कर रहे हैं वो एक जेन्युइन या रिक्वायर्ड अमाउंट में ही करें। अगर हम जरूरत से ज्यादा प्रोडक्शन कर देंगे और इन केस अगर उससे प्रोडक्शन की मार्केट में रिक्वायरमेंट नहीं है, उस केस में जो हमारी इन्वेंट्री के डंप होने की प्रॉब्लम होगी, या जो भी हमारा रॉ मटेरियल वेस्ट होगा या फिनिश गुड्स वेस्ट होंगे, वो कहीं ना कहीं फेस कौन करेगा? कंपनी को ही फेस करना होगा वो जो लॉस है। इसीलिए कंपनी को अपने इन्वेंट्री पर मींस एक्सेस इन्वेंट्री या अंडर इन्वेंट्री की प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ठीक है। और प्रोडक्शन कंट्रोल, प्रोडक्शन जैसे हम कम अमाउंट में इन्वेंट्री ना रखें या ज्यादा अमाउंट में ना रखें, सेम उसी तरीके से हमें अंडर प्रोडक्शन और ओवर प्रोडक्शन की प्रॉब्लम से भी बचने के लिए हमें प्रोडक्शन कंट्रोल को टेक्निक्स को यूज में लाना पड़ेगा, ठीक है। जैसे इन्वेंट्री कंट्रोल की बहुत सारी टेक्निक्स होती है। कौन कौन सी? एबीसी एनालिसिस होती है, एचएमएल होती है, बीईडी होती है, एसओएस होती है, इस तरीके से बहुत सारी होती है। रीऑर्डर लेवल होता है, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी होती है। सेम उसी तरीके से प्रोडक्शन कंट्रोल के लिए भी हमारी बहुत सारी टेक्निक्स होती है, ठीक है। पढ़ भी रखे हो कौन कौन सी? ये देखो यहाँ पे नाम दिख रहा है, जस्ट इन टाइम, कैनबैन, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट, सिक्स सिग्मा। ये सब हमारी क्या है? इन्वेंट्री कंट्रोल के लिए, प्रोडक्शन कंट्रोल के लिए जो टेक्निक्स यूज होती है वो है। नेक्स्ट क्या है हमारा? प्रॉब्लम ऑफ क्वालिटी कंट्रोल। ये भी एक प्रॉब्लम हो सकती है, क्वालिटी कंट्रोल की प्रॉब्लम। अगर जो भी हम प्रोवाइड करा रहे हैं पब्लिक को अपना प्रोडक्ट, अगर पब्लिक को उसमें क्वालिटी नहीं फील कर पाएगी तो उस केस में क्या होगा? क्या होगा उस केस में? प्रोडक्ट की सेल्स पे इफेक्ट आएगा। अगर क्वालिटी प्रोडक्ट हम पब्लिक को नहीं, अपनी कंज्यूमर या यूजर को नहीं प्रोवाइड करेंगे तो शायद वो हमारे प्रोडक्ट को परचेज करना छोड़ देंगे। ऐसे में लॉस कहाँ? लॉस किसे होगा? कंपनी का ही तो सेल्स पर इफेक्ट आएगा। नेक्स्ट क्या है? प्रॉब्लम ऑफ लेबर कंट्रोल। लेबर कंट्रोल की एक बहुत, या लेबर मैनेजमेंट की एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। क्यों? क्योंकि अगर हमारी फर्म मैन्युफैक्चरिंग फर्म है, हमारे पास कुछ सर्टेन स्पेशलाइज्ड मशीनरीज है जिनको एक नॉर्मल ह्यूमन रिसोर्स ऑपरेट नहीं कर सकता है। ऐसे केस में हमें क्या जरूरत है कि हम क्या करें? स्पेशलाइज्ड या स्किल्ड लेबर को अपने फर्म में स्पेस दे। अगर हमारा लेबर स्किल्ड है तो वो किसी भी टाइप के प्रोडक्शन में हेल्प कर सकता है, बट अगर अनस्किल्ड लेबर को हम यूटिलाइज करने की कोशिश करेंगे तो ऐसे केस में हमारा टाइम, मनी और जो हमारे रिसोर्सेज है उन तीनों का ही वेस्ट होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? प्रॉब्लम्स ऑफ कॉस्ट कंट्रोल एंड इम्प्रूवमेंट। कॉस्ट कंट्रोल भी लाइक सपोज मार्केट में कई बार ऐसी सिचुएशन आती है
कि डिमांड बहुत कम हो जाती है, ठीक है, जिसका असर कहीं ना कहीं, अगर डिमांड कम होगी तो ऑब्वियस सी बात है सप्लाई जो ज्यादा हो रही होगी वो एक टाइम के बाद उसकी प्रोडक्ट की या गुड्स या सर्विसेज की सप्लाई में भी कमी की जाएगी, ठीक है। तो इसका असर कहाँ आएगा, प्रोडक्ट की कॉस्ट पर ही तो आएगा। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है किसके लिए, प्रोडक्ट कंट्रोल और कॉस्ट कंट्रोल। प्रोडक्ट कंट्रोल इसलिए इम्पोर्टेंट है कि हमें सॉरी कॉस्ट कंट्रोल एंड इम्प्रूवमेंट, प्रोडक्ट कंट्रोल नहीं है, कॉस्ट कंट्रोल इसलिए कि अगर हम ज्यादा कॉस्ट दे रहे हैं, अगर किसी कस्टमर को ये रियलाइज हो गया कि कुछ XYZ कंपनी बहुत ज्यादा कॉस्टिंग ले रही है, तो ऐसे केस में वो क्या करेगा, एक कंपैरेटिव एनालिसिस स्टार्ट करनी शुरू कर देगा, ठीक है। उससे हमें ये लॉस हो सकता है कि कहीं ना कहीं अगर हम चाहते हैं कि जिस पर्सन को हमने रिकमेंड किया है वो हमारे ही अंडर में PhD करे, सो सॉरी वो अलग अलग कोरिलेट होने लग गया। मेन हमारा क्या है कि जो भी हमारा प्रोडक्शन है, ठीक है, वो इस टाइप से होना चाहिए कि हमें एक्सेस कॉस्ट ना पे करनी पड़े ड्यूरिंग द प्रोडक्शन, ठीक है। और साथ ही साथ एक्सेस कॉस्ट के साथ हमें हमारे मटेरियल की वेस्टेज भी नहीं होनी चाहिए, और इनफैक्ट हमें प्रॉपर बैलेंस बनाकर रखना चाहिए किसके किसके भी, जो भी हमारा लेबर है और जो भी हमारा मटेरियल है, इनफैक्ट जो भी हमारी कॉस्ट जनरेट हो रही है उनके बीच भी। शायद अगर हम इतना कॉस्ट को कंट्रोल कर पाएंगे तो हम एक वैल्यूड प्रोडक्ट किसको, पब्लिक को या यूजर को, अपने कंज्यूमर को प्रोवाइड कर पाएंगे। क्लियर है, जो भी हमारे ऑपरेशंस मैनेजमेंट से रिलेटेड प्रॉब्लम है, बोलो बच्चों। Yes, sir. ओके, तो ये तो अब Yes, sir. तक Clear है जितना madam. हमने भी जितना भी अभी तक हमने बताया है वो सब कुछ हमारे वो चीजें थी जो हमारे सिर्फ और सिर्फ सब्जेक्ट से रिलेटेड थी। जो हमारा सिलेबस है अभी उसका पार्ट, रिवीजन पार्ट हमने स्टार्ट नहीं किया है, लाइक ट्रेंड्स एंड इश्यूज, ये सब अभी हमने नहीं स्टार्ट किया है, वो अब आज से स्टार्ट कर रहे हैं कि सबसे पहले, एक सेकेंड, एक टॉपिक है तुम्हारे सिलेबस में, स्कूल ऑफ थॉट्स ऑफ ऑपरेशंस मैनेजमेंट का, स्कूल ऑफ मैनेजमेंट थॉट्स, ठीक है। इसमें मिन्सबर्ग थे, इन्होंने स्ट्रैटेजी फॉर्मुलेशन को लेके स्कूल ऑफ मैनेजमेंट थॉट्स को, एक सेकंड, ये तो शायद स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट का पार्ट है ना। वो मिन्सबर्ग वाला मैम इसमें शेड्यूल मैनेजमेंट में। हाँ ये शायद स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट का पार्ट है, एक सेकंड, ये गलत आ गया है। ये जो वैसे भी स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट की अगर बात करें तब भी ये पार्ट तुम लोग अपने आप से पढ़ना, ठीक है। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं ऑपरेशंस मैनेजमेंट में कैरियर और की क्या अपॉर्चुनिटीज हैं। बेसिकली ऑपरेशंस मैनेजमेंट जो ये पर्सन जो ये पूरा हैंडल करता है वो हमारा कहलाता है ऑपरेशन मैनेजर, ठीक है। ये ऑपरेशन मैनेजर जो होता है वो बेसिकली हमारे मिडिल लेवल या हाँ मिडिल लेवल जो ऑफ मैनेजमेंट होता है उसके पार्ट पर आता है। मैनेजरियल लेवल पर प्रोडक्शन से रिलेटेड जितने भी डिसीजंस होते हैं वो सारे ऑपरेशंस मैनेजर के ही एंड से देखे जाते हैं। कुछ सर्टेन क्या होते हैं, कुछ सर्टेन वर्क्स होते हैं, सर्टेन फंक्शंस होते हैं जो पूरा काम कौन करता है, प्रोडक्शन मैनेजर। लाइक ये देखो, ये देख रहे हो, प्लानिंग एंड कंट्रोल ऑफ ऑपरेशंस, प्लानिंग एंड कंट्रोल ऑफ ऑपरेशंस ड्यूरिंग प्रोडक्शन प्रोसेस, जो भी काम हो रहा है जिसमें कि इन्वेंट्री रॉ मटेरियल को अरेंज करना, ठीक है, कितना टाइम लग रहा है रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट होने में, मींस ट्रांसफॉर्मेशनल प्रोसेस में कितना वक्त लग रहा है, ठीक। अगर हम एक्सेस टाइम ले रहे हैं, ज्यादा वक्त ले रहे हैं कि एक गिवन टाइम स्पैन में हम अपना प्रोडक्शन कंप्लीट नहीं कर पा रही है हमारी फर्म, तो प्रोडक्शन पे कंट्रोल करना, ठीक है। ये मींस फ्रॉम प्लानिंग टिल कंट्रोल, ठीक है। कंट्रोल में ये भी होता है कि प्रोडक्शन के टाइम पर भी या फिर जब प्रोडक्ट मार्केट में सर्व कर रहा है कस्टमर्स, उनकी नीड्स को जब सर्व कर रहा है, हो सकता है उसके बाद जब हम फीडबैक लेते हैं वहां पे भी हमें एनालिसिस करनी पड़ती है। फीडबैक एनालिसिस के थ्रू ही हमें पता लग पाता है कि जो भी हमने हमारे प्रोडक्शन मैनेजर हैं उनके उनके ही ऑब्जर्व कंटिन्यूअसली मॉनिटरिंग के आफ्टर दैट भी कुछ प्रॉब्लम्स अगर रही हैं इन प्रोडक्शन तो उसको किस तरीके से रिमूव करना है, उस पर प्रिवेंटिव मेजर्स कैसे अप्लाई करने हैं,
ये सब कुछ काम किसका होता है? ऑपरेशन मैनेजर का। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है सस्टेनेबल सप्लाई चेन मैनेजमेंट एंड लॉजिस्टिक्स। सप्लाई चेन मैनेजमेंट क्या होता है जानते हो? कुछ तो आइडिया होगा ही। सप्लाई चेन मैनेजमेंट और मैम लॉजिस्टिक्स दोनों का क्या मतलब होता है? जल्दी बताओ, बता वो दो। मैम जो गुड्स एंड हाँ सर्विसेज को हाँ मैम हाँ हम लोग जब प्रोड्यूस करते हैं तो मैम वो कस्टमर के पास किस वे से जाता है, उससे मैम वो सप्लाई चेन पूरा मैनेजमेंट आता है। हाँ। बेसिकली हम ये भी कह मैम सकते हैं मतलब जैसे कि मैम कभी कभी हाँ, बोलो 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 यस बेटा बोलो। मैम वही मैम कि मतलब वो जो हम मैन्युफैक्चर कर रहे हैं और कस्टमर तक ले जाने में जो चैनल्स आते हैं मैम हाँ उसी चैनल को मैम मैनेज करना और ये सब होता है इसमें। हाँ, सप्लाई चेन मैनेजमेंट बेसिकली हमारा यही होता है कि ड्यूरिंग प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज जो भी हमारी इंटरमीडियरीज वर्क कर रही हैं, ठीक है, उनका प्रॉपर मैनेजमेंट। उस इंटरमीडियरीज में बेसिकली ये देखना होता है कि जो प्रॉपर जो भी हमारी रिक्वायरमेंट्स उनका एक प्रॉपर फ्लो मेंटेन रहे, ठीक है। इसीलिए इसे सप्लाई चेन के साथ एक आगे टर्म यूज किया गया है मैनेजमेंट। लॉजिस्टिक्स जानते हो क्या होता है? जब बहुत सारे मैम पढ़ रखा होगा, बताओ जरा अगर जानते हो तो। मैम जो गुड्स को मैम, अरे मैम वो था, अरे बहुत इजी है। याद कई नहीं आ रहा, बार मैं पढ़ाई थी मैम। वेरी कई मैम, बार तुम लोगों ने मैम वो देखा नाम होगा। याद याद क्या नाम अरे नहीं याद? मैम जो गुड्स को मैम गुड्स को मैम एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे लेके जाते हैं बल्क क्वांटिटी में, ये हमारे हाँ और मैम मैम वो सिंपली मैम जैसे ट्रांसपोर्ट वगैरह हो गया, जैसे सर्विसेज जो होती हैं। जैसे और बाई मैम रोड उनका भी जा एक रहा है। अलग चैनल होता है मैम 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 उनका स्पेसिफिक चैनल होता है मैम उनका वो। हाँ, अगर हम इसको तो मैम एक एक लाइन में डिफाइन करें तो ये सप्लाई चेन तो प्रोसेस का वो पार्ट होता है जो कि क्या करता है, इफेक्टिव और एफिशिएंट फ्लो बनाए यस रखता मैम है। किसका? या स्टोरेज का फ्लो और स्टोरेज मेंटेन रखता है। किसका? गुड्स और सर्विसेज का, फ्रॉम द पॉइंट ऑफ ओरिजिन टू द पॉइंट ऑफ कंजम्पशन। किस लिए? टू मीट कंज्यूमर रिक्वायरमेंट। बेसिकली लॉजिस्टिक मैनेजमेंट कुछ अलग नहीं है, वो सप्लाई चेन का ही एक पार्ट है। सप्लाई चेन में क्या हो रहा है कि हम प्रोडक्ट को फ्रॉम उसके ओरिजिन पॉइंट से उठा के उसके उसके किस पॉइंट तक, कंजम्पशन पॉइंट तक हम पहुंचाने को ही क्या कहते हैं? सप्लाई चेन कहते हैं। अब तुमने ओरिजिन से उठा लिया है बट उसको कंजम्पशन पॉइंट मींस अपने यूजर या कंज्यूमर तक पहुंचाने के लिए हम जो चैनल यूज करते हैं, बेसिकली हमारा वो चैनल ही कहलाता है लॉजिस्टिक मैनेजमेंट। ये जो कुछ भी अभी पढ़ रहे हो ये सब तुम्हारी करियर अपॉर्चुनिटीज हैं। किसके लिए? ऑपरेशंस मैनेजमेंट में, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? मैनेजिंग क्यूज फॉर सर्विस ऑपरेशंस। जैसे देखो तुमने मान लो किसी प्रोडक्ट की 200 यूनिट्स को प्रोड्यूस किया, ठीक है। तुमने एक साथ 200 यूनिट्स को मार्केट में सेल के लिए नहीं दिया, तुमने क्या किया? 50-50 यूनिट्स की लॉट्स बना ली, ठीक है। तो मान लो करंट टाइम में आज तुमने 50 यूनिट्स को मार्केट में भेज दिया फॉर सेल, ठीक है। अब जो रेस्ट 150 यूनिट्स बची उसको तुम ऐसा तो नहीं करोगे कि नेक्स्ट टाइम पे 150 यूनिट्स एक साथ भेज दोगे। तुम क्या करोगे? अब एक तो 50 यूनिट चली गई, जो नेक्स्ट 50 यूनिट है वो अभी क्यूड है, मतलब क्यू में है, वेटिंग लाइन में ही तो है, यही तो कहा जाएगा। तो ये जो क्यू वाला प्रोसेस है, क्यूइंग वाला, इसको भी प्रॉपर मैनेजमेंट करना कि आज 50 यूनिट चली गई, नेक्स्ट 50 अभी क्यू में है, उसके बाद जो रेस्ट 100 बची उसको भी हमने दो पार्ट्स में ऑलरेडी डिवाइड कर रखा है 50-50 में। नेक्स्ट 50 हमारी रेडी रहेगी क्यू में आने के लिए, उसके बाद की नेक्स्ट 50 हमारी अभी प्रोडक्शन प्रोसेस में। तो ये सारा काम पूरा सर्विस ऑपरेशंस जो होता है बेसिकली वो काम कौन देखता है? ऑपरेशन मैनेजर का ही काम होता है कि वो एक क्यूज को जो भी प्रोडक्ट को या प्रोडक्शन से लेकर या फिनिश गुड से लेकर जो भी क्यूज बनी हुई है जहाँ पे हमारा प्रोडक्ट वेट कर रहा है, उस क्यू का भी मैनेज करना या मैनेजमेंट करना, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा रेवेन्यू मैनेजमेंट। ऑब्वियस सी बात है, जो भी हमारी सेल्स हो रही है वो सब कौन देखेगा? ऑपरेशंस मैनेजमेंट ही, मैनेजर ही तो देखेगा। शायद उसी सेल पर ही तो डिपेंड करके वो अपने नेक्स्ट प्रिडिक्शन के बेसिस पर अपना नेक्स्ट काम, नेक्स्ट प्रोडक्ट को क्या करेगा? मैन्युफैक्चर करेगा, यही तो होता है। तो इसलिए रेवेन्यू से रिलेटेड, रेवेन्यू का भी मैनेजमेंट करना किसका काम है? वैसे तो देखो रेवेन्यू डिपार्टमेंट अलग होता है हर एक फॉर्म में, लेकिन जहाँ पे हम प्रोडक्शन की बात कर रहे हैं वहां का से पूरा रिलेटेड काम ऑपरेशन मैनेजर का भी काम होता है
कि जो भी उसने प्रोडक्शन जितना दिया मार्केट में, ठीक है, उसमें कितना बिका, कितना बच गया, कितना नेक्स्ट टाइम में ध्यान रखना होगा कि हमारा प्रोडक्ट वेस्ट ना जाए, तो हमें जेन्युइन क्वांटिटी मेंटेन रखनी होगी, ठीक है। तो नेक्स्ट है डिसीजन मेकिंग एंड सिमुलेशन। डिसीजन मेकिंग मींस ऑल डिसीजंस रिगार्डिंग या रिलेटेड टू प्रोडक्शन। ये सारे डिसीजन कौन लेता है? कौन लेगा? ऑपरेशन मैनेजर ही तो लेगा कि कितना रॉ मटेरियल की सप्लाई उसे अपने पास रखनी चाहिए, ठीक है, कितना फिनिश गुड्स होना चाहिए जो कि रेडी टू सर्विस स्टेज में होना चाहिए, रेडी टू सर्व स्टेज में होना चाहिए, ठीक है, जिससे कि क्या हो सके, ऐसे कह सकते हैं कि रेडी टू सर्व स्टेज में कि जब भी हमें अगर किसी भी टाइप की जरूरत पड़ रही है, ठीक है, फॉर सेटिस्फाइंग द कंज्यूमर रिक्वायरमेंट्स, उस केस में हमें ज्यादा टाइम नहीं लेना चाहिए फॉर डिसीजन लेने में, कि उस केस में हमें लॉस फेस करना पड़े, जिससे कि कहीं ऐसा ना हो कि हमारे प्रोडक्ट की जब और जहां पे रिक्वायरमेंट है वहां पे हो सकता है, अगर ऐसा रहेगा तो हम करेक्ट टाइम पे कस्टमर की रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल ना कर पाए। ऐसे केस में हमारा डिसीजन मेकिंग जो प्रोसेस वो कहीं ना कहीं डिले हो रही है, तो टाइमली शेड्यूल होना चाहिए डिसीजन मेकिंग का। सिमुलेशन जानते हो? एक जो हमारा एक बेसिक जो प्लान मॉडल होता है, साथ में तो हाँ, जो हमारा ना बेसिक मैम, एक प्लान साथ मॉडल होता है उसको जब हम एक्शन में एक कन्वर्ट साथ जुड़े करते हैं हैं, मैम। हाँ, वो हमारा सिमुलेशन कहलाता है। बेसिकली ये टेक्निक होती है टू सेट अप अ प्लान मॉडल इनटू अ रियल सिचुएशन एंड देन परफॉर्मिंग अकॉर्डिंगली। मतलब जैसी हमारी रिक्वायरमेंट है उसी के अकॉर्डिंग ही हमारा बिहेवियर हो जाता है। सिक्स सिग्मा क्वालिटी इंप्लीमेंटेशन। सिक्स सिग्मा एक हमारी जापानीज टेक्निक थी जिसमें हमारे बेसिकली कुछ इसका डिटेल हम बाद में बताएंगे। जो हमने असाइनमेंट में टॉपिक दिया था वहां पे हमारा सिक्स सिग्मा आएगा। बेसिकली हम ये बता रहे हैं जो ये ड्यूटीज होती है ऑपरेशंस मैनेजर की, जो भी हमारे प्रोडक्ट की क्वालिटी है उसको प्रॉपर क्वालिटी को मेंटेन करने के लिए, ठीक है, उसके हमें एक सिक्स सिग्मा टेक्निक होती है। जैसे जस्ट इन टाइम होता है, कैनबैन होता है, काइजन होता है, सेम वैसी हमारी सिक्स सिग्मा भी एक टेक्निक होती है जो कि हमारे क्वालिटी कंट्रोल में यूज होती है, ठीक है। तो इसका इम्प्लीमेंटेशन का डिसीजन या इसका इम्प्लीमेंटेशन भी किसके एंड से होना चाहिए? ऑपरेशन मैनेजर के ही एंड से, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा डेटा माइनिंग फॉर बिजनेस। डेटा माइनिंग समझते हो? ये तो सभी जानते होंगे, बोलो। डेटा माइनिंग सबने पढ़ रखा होगा मैम ये जो भी। मैम मेरे पास हाँ बोलो। मैम पढ़े तो नहीं मैम, लेकिन पता नहीं मैम। डेटा माइनिंग मतलब जो हमारे पास जो भी डेटा है मैम उसको मैम सही से यूटिलाइज करना, मैम ऐसा ही कुछ होगा मेरे ख्याल से। हमारे या पास या ये फिर मैम डेटा को ज्यादा स्टोर करना, जो भी डेटा को हमारे ज्यादा पास स्टोर डेटा करके है, रख याद कर। रखना, ठीक है, जो भी हमारे पास डेटा है उसमें से जो हमारे लिए रिक्वायर्ड है, नेसेसरी है, उसको अपने लिए सेलेक्ट करके रेस्ट डेटा को एज इट इज छोड़ देना, ये हमारा कहलाता है डेटा माइनिंग। डेटा जहाँ पे स्टोर रहता है वो हमारा डेटा वेयर हाउस कहलाता है। ये टर्म सुन रखे होंगे तुम सबने, ठीक है। मैम तो पहली बार सुन रहे हैं। पहली बार सुन रहे हो? उससे पहले तुम लोगों ने डेटा माइनिंग और डेटा वेयर हाउस का नाम नहीं सुना है कभी? कंप्यूटर में तो मैक्सिमम टाइम हम यूज करते हैं। खैर, मैम ये आईटी में हम, सुना था मैंने। हाँ, आईटी की ही बात कर रहे हैं। कंप्यूटर एप्लीकेशन जो आई थिंक पेपर सुने होता है हैं, हाँ, वहाँ पे यही होता है। तो बेसिकली अगर देखा जाए तो हर एक काम की अपनी एक अलग वैल्यू होती है। हर एक जॉब शेड्यूल से रिलेटेड करियर ऑप्शन होते हैं। सेम उसी तरीके से अगर हम लोग मैम एक, क्लास का नोटिफिकेशन आ गया है मैम। ओके 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 ओके, ब्रो वो अटेंडेंस का रीजन सब ले लो ब्रो। हाँ हाँ, अटेंडेंस ले लो, उसके बाद हम मीटिंग वाइंड अप कर रहे हैं। बहुत कम बच्चे क्लास में ऐड होते हैं, बहुत ही मैं खराब वो बात है, मैं मालूम चल गया कि एग्जाम होगा नहीं तो क्या गलत टेंशन। तरीका है। खैर चलो ठीक है, नेक्स्ट क्लास तुम लोग ज्वाइन करो, ठीक है। ओके बच्चों, थैंक यू। थैंक यू मैम। ओके।